हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, स्पेशली यदि आपको राजस्थान एएनएम एग्जाम क्रैक करना है या आपका सपना सीएचओ बनने का है, तो ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। यानी कि फुल डेटा वसूल सेशन। तो 1 घंटे तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं एमएल सुंदेसा और आप सभी स्टूडेंट को नमस्ते, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, फिर करते हैं स्टार्ट सिलेक्शन वाली तैयारी। तो सेक्शन फर्स्ट में आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ मिडवाइफरी। स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते ही होंगे कि अलग अलग स्पीसीज में, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, सभी के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या फिक्स होती है। जैसे कि हम ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रोमोसोम्स की हमारी बॉडी में लोकेशन क्या होती है, अगर हम क्रोमोसोम का एड्रेस ढूंढे तो क्रोमोसोम एग्जैक्टली होता है सेल में, कोशिका में। कोशिका में कहां पर? कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक में। केंद्रक में कहां पर? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के अंदर। तो क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, क्रोमोसोम्स सेल में न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका में पाए जाते हैं। इनका नाम है क्रोमोसोम्स। अगर मैं इस वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इसका प्रीफिक्स बनता है क्रोमो। क्रोमो का अर्थ होता है कलर्ड, और पीछे का जो सफिक्स रह जाता है उसका मतलब होता है सोम्स। सोम्स का मतलब बॉडी। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया रंगीन बॉडी। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारी सेल में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वहां पर रंगीन धागों की तरह दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या क्रोमोसोम्स की संख्या हमेशा फिक्स बनी रह सकती है? जी नहीं। कभी कभी रेयर केस में क्रोमोसोम्स की संख्या प्लस या माइनस हो सकती है, और इस केस में उस इंसान में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने पहला कॉन्सेप्ट ये सीखा कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी में, हर स्पीसीज में क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या हमेशा फिक्स बनी रहती है। और कभी कभी रेयर केस में यदि उसमें चेंजेस आ जाता है, यदि वो घट या बढ़ जाती है, तो उस केस में, उस स्पीसीज में, जैसे कि हम इंसानों में डाउन सिंड्रोम्स या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स जैसी डिसऑर्डर हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारी बॉडी में प्रत्येक सेल के अंदर, हर कोशिका में, हमारी बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या फिक्स होती है। फिक्स कितनी? 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर को तो हम और किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉर्मल तरीके से एक बात करते हैं। आपको ये सोचना है कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियंस सेल्स होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टोटल सेल्स होती है उन सभी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिनमें नॉर्मल रूप से क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होती है। हाफ यानी कि उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की बजाय 23 होती है। तो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, हमने उनको 2 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है। बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी है जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होगी। उन सेल्स के ग्रुप को हमने नाम दिया है सोमेटिक सेल्स, जिन्हें हिंदी के अंदर कायिक कोशिकाएं कहा जाता है। इनकी क्या खासियत है? सोमेटिक सेल्स जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। देखिए, डिप्लॉइड वर्ड के अंदर डिप्लो छुपा हुआ है, जिसका अर्थ होता है डबल। क्या होगा इनके अंदर? डबल। इनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या डबल होगी, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होगी, और इन्हें साइंस में हम 2n लिखते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं, दूसरे ग्रुप में वे कोशिकाएं, वे सेल्स रखी गई है जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के टोटल नंबर है वो हाफ होते हैं, यानी कि 23 होते हैं। ऐसी सेल्स को हम सेक्स सेल्स कहते हैं, और इनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड में हाफ लिखा हुआ है, हाफ का मतलब
इनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ यानी कि 23 होती है और इन्हें साइंस के अंदर n से शो किया जाता है। हैप्लॉइड के लिए n आएगा क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होती है। दूसरी तरफ डबल n आएगा, वहां पे भी डिप्लॉइड होगी और इन कोशिकाओं को हम सोमेटिक सेल्स कहेंगे। इस तरह से बॉडी की सारी सेल्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और आगे हम जो भी बेसिक्स ऑफ मिडवाइफरी में बात करेंगे वो सारी सेक्स सेल्स के बारे में डिस्कस होगा। जो कुछ बेसिक्स ऑफ मिडवाइफरी में हमने अभी तक डिस्कस किया है उसे रटने की जरूरत नहीं है। हम इसके पीछे का लॉजिक ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर इस तरह की व्यवस्था क्यों है कि कुछ सेल्स के अंदर तो क्रोमोसोम्स की संख्या 46 हो गई है और कुछ सेल्स के अंदर, सेक्स सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो गई है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को जब ग्रोथ करने की जरूरत होती है या हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स डैमेज हो जाती है या डेड सेल्स को हटाना होता है, उनकी जगह न्यू सेल्स बनानी होती है, तब हमारी बॉडी के अंदर जो पुरानी सोमेटिक सेल्स है जो 2n होती है उनके अंदर उन्हीं से नई सेल्स बनती है। क्यों बनती है नई सेल्स? बॉडी की ग्रोथ करने के लिए या बॉडी के अंदर जो सेल्स खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, उनको रिपेयर करने के लिए नई सेल्स बनती है और नई सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या 2n रहेगी। तो सोमेटिक सेल्स से जब न्यू सेल्स बनती है तब इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल बने रहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि सोमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में माइटो का मतलब होता है इक्वल। माइटोसिस सेल डिवीजन को हम हिंदी के अंदर समसूत्री विभाजन कहते हैं। सम का मतलब है इक्वल, समान। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें नई बनी हुई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। पहले भी 2n थे, अभी भी 2n है। तो ऐसे कोशिका विभाजन को हम बोलते हैं माइटोसिस और ये माइटोसिस कहाँ हो रहा है? सोमेटिक सेल्स के अंदर। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एनी टाइम, हमेशा, हर जनरेशन में, हर युग में फिक्स बने रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सेक्स सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स का निर्माण करते हैं। हमने 9-10 क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो कोई स्पेशल काम करने के लिए बना होता है, उसी टिश्यू कहते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम भी एक टिश्यू है और इसका एक खास काम दे रखा है रिप्रोडक्शन। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स है वो 2n होती है, लेकिन ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जब सेक्स सेल्स बनाएगी तो बनने वाली सेक्स सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी। हाफ कैसे होगी? क्योंकि इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसे हिंदी में हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें नई बनने वाली कोशिकाओं में कोशिकाओं की संख्या हाफ हो जाती है। मियो का मतलब होता है हाफ और हिंदी में भी इसे बोलते हैं अर्धसूत्री। जब गुणसूत्रों की संख्या अर्ध आधी हो जाए तो उसे हम मियोसिस कहेंगे। तो यहाँ पर मियोसिस के कारण 2n संख्याओं में भी जब वापस नई कोशिकाएं बनेगी तो सेक्स सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या हाफ हो जाएगी और वो हैप्लॉइड रहेगी। तो हमने बेसिक्स ऑफ मिडवाइफरी में अभी एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इंपोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि हमारी बॉडी में मियोसिस और माइटोसिस का क्या रोल है। जब हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स की ग्रोथ करनी हो या सेल्स के अंदर रिपेयर करना हो तब हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। इसकी बजाय बॉडी के अंदर जब रिप्रोडक्शन की जरूरत हो तब हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर मियोसिस की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं सेक्स सेल्स के बारे में, जिसे हम गैमेट्स भी कहते हैं। सेक्स सेल्स या गैमेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको स्पर्म या उसे स्पर्मेटन जोन भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जो फीमेल गैमेट होते हैं उसे हम ओवम या oocyte भी कहते हैं। एक स्पर्म को स्पर्मेटोजोन कहते हैं और बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से बहुत सारे ओवम को ओवा कहेंगे
और ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती है। तो गैमेट्स में पहले हम स्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर मैंने स्पर्म का एक डायग्राम बनाया है और उसके देखिए सबसे पहला जो पार्ट है उसका मैंने नाम रखा है एक्रोसोम। इस पार्ट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ये एक्रो हो गया इसका प्रीफिक्स और सोम हो गया इसका सफिक्स। एक्रो मतलब होता है एरो, तीर, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही नुकीला पार्ट है और इसकी ये स्पेशल डिजाइन होने से इसको क्या बेनिफिट है, जब स्पर्म एग के अंदर, ओवम के अंदर पेनिट्रेट करता है तब ये नुकीला हिस्सा होने की वजह से स्पर्म आसानी से ओवम की वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, उसको पंच कर सकता है। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो आगे हिस्सा आता है हेड। हेड की क्या खासियत है, स्पर्म के हेड में हैप्लॉइड नंबर यानी कि 23 क्रोमोसोम्स है, वो यहाँ पर स्टोरेज रहते हैं। इसीलिए जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर होता है तो केवल हेड वाला हिस्सा ही उसके अंदर एंटर होता है, बाकी का हिस्सा बाहर रह जाता है। आगे की तरफ हम देखें, अगला हिस्से का नाम है नेक। अगला पार्ट नेक है। नेक की क्या खासियत है, नेक को हम स्पर्म का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि नेक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और हम सब जानते हैं 9-10 क्लास में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं क्योंकि वहां पर एटीपी का निर्माण होता है। लास्ट पार्ट जो इसका बच गया है उसे हम टेल कहते हैं और इस तरह से ये स्पर्म की टोटल संरचना है। टेल जो है वो स्पर्म में मूवमेंट करने में हेल्प करती है, यानी कि सीधा सीधा यूं कह सकते हैं अगर स्पर्म में टेल नहीं होगी तो वो एक ही सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं स्पर्म की साइज की। यदि हम स्पर्म की साइज को देखें तो इसकी साइज होती है 55 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर माइक्रोन के इक्वल होता है, यानी इस यूनिट को हम माइक्रोन से चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि स्पर्म की साइज को एक मेमोरी टिप्स के द्वारा कैसे याद रखें। तो हमने एक कहावत सुनी है, उम्र 55 की दिल बचपन का। इस कहावत को नया बनाते हैं, उम्र 55 की दिल बचपन का और स्पर्म की साइज 55 की। तो इस तरह से हम उसको साथ में जोड़ के और स्पर्म की साइज को याद कर सकते हैं। कैसे, उम्र 55 की, स्पर्म 55 की और दिल बचपन का। तो स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ मिडवाइफरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं जिसे ओवम या oocyte भी कहा जाता है। इसकी साइज होती है 0.1 mm और इसकी साइज को हम याद करने के लिए इसे एक मेमोरी टिप्स के साथ में ऐड करते हैं। इन्फेंट के अंदर बर्थ के बाद यदि 1 मंथ के बाद में बीसीजी का टीका लगाना हो तो बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं 0.1 ml और इसी तरह से हम ओवम की साइज याद करेंगे 0.1 mm। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी साइज की, सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है। जी हाँ, इसका आंसर राइट है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओवम स्पर्म की तुलना में 20 गुना बड़ी होती है और इसकी साइज इतनी सफिशिएंट होती है कि हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नेक्ड आई से, खुली आंखों से भी इसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सेल्स कौन सी है, तो इसका आंसर होगा स्पर्म। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन की साइज ओवम से लेके यानी कि 0.1 mm से लेकर न्यूरॉन की साइज 1 मीटर तक हो सकती है। और इनकी साइज बड़ी होने के पीछे सीक्रेट हम ये मान सकते हैं कि इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के कनेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से इनकी साइज है, लेंथ होती है, वो लंबी होती है। और ये तो आप जानते ही होंगे, न्यूरॉन से ही बनता है न्यूरोलॉजिस्ट, जिसे हम स्पेशल डॉक्टर मानते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कोड वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया स्पर्म और ओवम के बारे में। हो सकता है आपने स्पर्म और ओवम के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में स्टडी की हो, लेकिन हम भी उन सारी चीजों को जो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाए हैं
उनको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियो सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम आ गए हैं आज के सेशन के सेकंड सेक्शन में, जिसका नाम रखा गया है ड्रग टाइम। और ड्रग टाइम में आज का हमारा डिस्कशन होगा NSAID के बारे में। NSAID का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। N से नॉन, S से स्टेरॉयडल, A से एंटी, I से इंफ्लामेटरी एंड D से ड्रग्स। NSAID में नॉन स्टेरॉयडल का क्या मीनिंग मतलब है? नॉन स्टेरॉयडल का मतलब है इन दवाइयों के अंदर स्टीरॉयड नहीं होता है, मॉर्फिन नहीं होता है। इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी मरीज लंबे टाइम तक अगर NSAID कैटेगरी की ड्रग्स को यूज कर रहा है तो उससे फिजिकल डिपेंडेंस उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि वह मरीज ज्यादा टाइम तक NSAID कैटेगरी की दवाइयां लेने से ड्रग एडिक्ट नहीं बनेगा, उसे इन दवाइयों की लत नहीं लगेगी जो स्टेरॉइड दवाइयों में संभव हो सकता है। NSAID में AI का मतलब है एंटी इंफ्लामेटरी। यहां आप स्पेलिंग पे गौर कीजिए, ANTI जिसका अर्थ होता है प्रिवेंट करना, रोकना, और एक वर्ड और होता है ANTE जिसका मतलब होता है बिफोर। तो आप इसे क्लियर रखें। आगे वर्ड लिखा हुआ है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी का मतलब है इन्फ्लामेशन। मेडिकल साइंस में आपने बहुत सारी ऐसी बीमारियों के नाम पढ़े होंगे जिनके पीछे की तरफ सफिक्स के रूप में ITIS लिखा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एपेंडिसाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। इन सभी डिजीज के नाम के पीछे ITIS छुपा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, और उसका मीनिंग वहां ये निकलता है कि उस ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन होता क्यों है, और जब हम NSAID ड्रग्स लेते हैं तो ये कैसे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है, इसे रोकती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसके इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जब भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन में इन्फ्लामेशन होता है तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। NSAIDs क्या काम करेगी? NSAIDs उस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को, इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्लो कर देती है। उस वजह से ये ड्रग्स लेने पर धीरे 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 इन्फ्लामेशन कम होने लगता है। तो अब हम देखते हैं NSAID के मेन एक्शन क्या क्या है। NSAID कैटेगरी की ड्रग्स 3 एक्शन करती है। पहला एक्शन अभी डिस्कस किया, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। दूसरा एक्शन है एनाल्जेसिक एक्शन, जिसे हम पेन किलर के रूप में जानते हैं। चाहे टूथ एक हो यानी दांतों का दर्द हो, चाहे बॉडी एक हो, चाहे बैक एक हो यानी कमर दर्द हो, चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो, चाहे स्पोर्ट्स की इंजरी हो या फिर सर्जिकल पेन हो, हम NSAIDs का खूब इस्तेमाल करते हैं। लास्ट कैटेगरी बच जाती है इसकी, लास्ट एक्शन है एंटीपायरेटिक, यानी कि NSAID ड्रग्स बुखार को भी कम करती है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सवाल है, OTC ड्रग्स किन्हें कहते हैं? OTC ड्रग का पूरा नाम है O से ओवर, D से T से दी एंड C से काउंटर। ओवर दी काउंटर ड्रग्स। ओवर दी काउंटर ड्रग्स का मतलब है वे दवाइयां जो किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना डायरेक्ट बेची जाती है, उन दवाइयों को हम ओवर दी काउंटर या OTC ड्रग्स कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ओवर दी काउंटर का मतलब कोई भी व्यक्ति या पेशेंट सीधा मेडिकल शॉप के काउंटर पे जाता है, उसके पास में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है और वो डायरेक्ट दवाइयों को खरीदता है। ऐसी दवाइयों को कहते हैं OTC ड्रग। कौन कौन सी दवाइयां इसमें हो सकती है? सिंपली पैरासीटामोल, एस्प्रिन। उसके अलावा OTC ड्रग में हम मान सकते हैं एंटीकोल्ड दवाइयां यानी जुकाम की दवाइयां, एंटी हिस्टामिन यानी कि एलर्जी की दवाइयां जैसे सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, लैक्सेटिव दवाइयां जो कॉन्स्टिपेशन में यूज लेते हैं,
जो जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, जनरली हम इन सारी दवाइयों को ज्यादातर लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज करते हैं और इन दवाइयों को हम ओटीसी ड्रग कहते हैं। NSAID में यदि हम ओटीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन और नेप्रोक्सेन। आगे बढ़ते हैं, NSAID कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है एसिक्लोफिनेक को, फिर डाइक्लोफिनेक और उसके बाद में है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक ड्रग का यूज टूथ एक, दांतों के दर्द में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। NSAID में 3 और ड्रग्स हैं और तीनों को याद करने का तरीका है, इनके नाम के पीछे प्रोफेन आता है, जैसे आइबुप्रोफेन, सेकंड नंबर पे कीटोप्रोफेन और लास्ट है लॉक्सोप्रोफेन। ये तीनों भी NSAID कैटेगरी की है। 2 NSAID ड्रग के नाम के पीछे सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है ऑक्सीकैम, जैसे पायरोक्सीकैम और लोनॉक्सीकैम। अगली ड्रग है फिनाइल ब्यूटाजॉन। पूरा एक ही नाम है लेकिन इसे सिंपली याद करने के लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिनाइल ब्यूटाजॉन। और एक NSAID कैटेगरी की ड्रग है मेफिनेमिक एसिड। इस ड्रग का इस्तेमाल डिस्मेनोरिया के लिए किया जाता है। सुमो टेबलेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। सुमो टेबलेट के अंदर कौन सी NSAID ड्रग होती है? निमेसुलाइड। और ये ड्रग जो है काफी कंट्रीज के अंदर बैन कर रखी है। क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि इस ड्रग के ज्यादा इस्तेमाल से या लंबे टाइम तक इस्तेमाल से उस पेशेंट में हिपेटोटॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। हिपेटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? हिपेटो वर्ड आता है लीवर के लिए और टॉक्सिसिटी का मतलब होता है लीवर के लिए पॉइजनस वर्क करना। यानी इस दवाई के लंबे असर से लीवर फेलियर, लीवर के खराब होने का खतरा रहता है और उसी को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर निमेसुलाइड को बैन कर दिया गया है। तो लीवर की बात आ गई है तो अब हम एक डे याद कर लेते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। पहले तो इसे याद कैसे करें, तो इसका मेमोरी टिप्स ऐड करते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान अगर अपनी सेवाएं, अपना वर्क 24 घंटे 7 दिन चलाता है तो उसे हम लिखते हैं 24/7। यहां पर इसका हेपेटाइटिस डे का दिन रखा गया है 28/7, यानी कि एक्टिव से भी ज्यादा। तो मैं आपको ये बता दूं कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो HIV की तुलना में 100 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव होता है। यानी कि यहां सर्विस से भी ये ज्यादा एक्टिव है, इसलिए हम 24/7 की बजाय यहां पर ले रहे हैं 28/7। और इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को एवरी ईयर 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की थी कि हेल्थ डे को, यानी स्पेशल हेल्थ डे को हम कैसे लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। 2 तरीके हमने डिस्कस किए थे, एक मेमोरी टिप्स के द्वारा और एक हमने उसका लॉजिक देखा था कि वह हेल्थ डे उस पर्टिकुलर डे को ही क्यों मनाया जाता है। यहां हम उसी फंडे को फिर से अप्लाई करते हैं। अभी हमने देखा कि मेमोरी टिप्स से कैसे याद करें और अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को 28 जुलाई को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कौन से 3 इंपोर्टेंट फंक्शन के लिए? सबसे पहला, डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। दूसरा काम इन्होंने किया, इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस के डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी आविष्कार किया और साथ साथ में इन्होंने हेपेटाइटिस बी का पहला वैक्सीन भी बनाया था। हालांकि इनके पहले वैक्सीन को बाद में क्रिटिसाइज किया गया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनके बर्थडे को ही हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
NSAID में कुछ ड्रग को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन का केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और एस्प्रिन का NSAID के अलावा एक और एक्शन है एंटी थ्रोम्बोसिस का एक्शन, यानी कि ये हमारी बॉडी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन यानी ब्लड के क्लॉट को बनने से रोकती है। इसीलिए इसके इस दूसरे एक्शन के कारण इस ड्रग का इस्तेमाल हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के रूप में भी किया जाता है। आपने सुना होगा कि ये टेबलेट खून को पतला करने के काम आती है। जब राजस्थान के इतिहास में पहली बार नर्सिंग के लिए RPSC एग्जाम हुआ था 2007 में, तो जब मैंने 2007 में RPSC एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तब उस पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी ड्रग को फर्स्ट एड के रूप में हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाना चाहिए, और उसका राइट आंसर होगा एस्प्रिन टेबलेट को। PCM यानी पैरासीटामोल की बात करते हैं, और PCM के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि PCM ड्रग को हम NSAID कैटेगरी में नहीं मान सकते हैं, और उसका रीजन यह है कि PCM है वो एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस के प्रति बहुत ही नहीं के बराबर रिस्पांस देती है, इसलिए इसे हम NSAID कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके केवल दो ही एक्शन बच गए हैं। एक इसका एक्शन है एंटीपायरेटिक और दूसरा इसका एक्शन रह जाता है एनाल्जेसिक। और पैरासीटामोल का एक दूसरा नाम भी है, अदर नेम एसिटामिनोफेन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि PCM का एंटीडोट क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा IV इंट्रावीनस एसिटाइल सिस्टीन को PCM के एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एंटीडोट होती क्या है, एंटीडोट वे दवाइयां होती है जो किसी पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करती है या किसी ड्रग के ओवरडोज लेने पर उससे उत्पन्न होने वाले इफेक्ट को खत्म करती है। ऐसी ड्रग्स को हम एंटीडोट कहते हैं, और PCM की एंटीडोट है एसिटाइल सिस्टीन। तो स्टूडेंट्स, PCM ओवरडोज के केस में यदि 8 आवर्स के अंदर हम एसिटाइल सिस्टीन को इंट्रावेनस तरीके से पेशेंट को दे दें, तो ये एंटीडोट लीवर डैमेज को रोकने में 100% इफेक्टिव है। कुछ NSAID ड्रग्स को टॉपिकल फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था, जिन ड्रग्स को एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में यानी बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उन्हें टॉपिकल ड्रग्स कहा जाता है। तो यहां पर हम डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, निमेसुलाइड और पायरोक्सिकैम इन NSAID ड्रग्स को जेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्प्रेन, स्पोर्ट्स इंजरी, बैकएक या फिर स्पॉन्डिलाइटिस के केस में इनका जेल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ड्रग टाइम में अब हम जल्दी से NSAID के साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला कॉमन साइड इफेक्ट्स है ओटोटॉक्सिसिटी, यानी जो पेशेंट लंबे टाइम तक NSAID ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं या इसकी ओवरडोज लेते हैं, उनके अंदर हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ जाता है, उनकी सुनने की कैपेसिटी का लॉस होने का खतरा रहता है। दूसरे साइड इफेक्ट की यदि हम बात करें तो इसका दूसरा साइड इफेक्ट है GI साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेवल पर ऐसे मरीजों में पेप्टिक अल्सर उत्पन्न होने का खतरा रहता है और वहां पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि NSAID से पेप्टिक अल्सर कैसे क्रिएट हो सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो लेवल होता है उसके अंदर म्यूकस फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं और इंटेस्टाइनल के फ्लोरा को मेंटेन करते हैं। उस वजह से हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फ्लोरा को और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेयर को डैमेज नहीं कर पाता है। जब हम लंबे टाइम तक NSAID ड्रग लेते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, उससे
क्या असर होगा, उससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेवल में फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा, उस वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है और उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेवल को, वहां की एपिथेलियम को, वहां की म्यूकस लेवल को डैमेज करने लगता है और उस पेशेंट में पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हिपेटोटॉक्सिसिटी, जिसके बारे में अभी हमने पीसीएम में डिस्कस किया था। NSAID ड्रग को लंबे टाइम तक लेने से उन पेशेंट में लीवर के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है और लीवर के साथ साथ ऐसे मरीजों में नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो सकती है। नेफ्रो वर्ड आता है नेफ्रॉन के लिए यानी किडनी के लिए, तो ऐसे पेशेंट में किडनी डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। तो स्टूडेंट्स, NSAID ड्रग्स की लास्ट 2 साइड इफेक्ट्स और है। एक है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो मैंने अभी बताया, ऐसे मरीजों में किडनी फेलियर का खतरा रहता है। और लास्ट बच जाता है रिस्क ऑफ MI, स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर। MI यानी कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, यानी कि NSAID ड्रग्स लंबे टाइम तक लेने वाले व्यक्तियों में हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक यानी MI दोनों अलग अलग कंडीशन है, जिनके बारे में आई थिंक आप अच्छे से जानते होंगे। MI एक तरह से एनाटॉमिकल डिजीज है, जबकि हार्ट फेलियर फिजियोलॉजी का पार्ट है। MI के अंदर मायोकार्डियम में नेक्रोसिस होता है, जबकि हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट के ब्लड पंप करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब कुछ जानकारी थी NSAID के बारे में और ये था हमारा आज का ड्रग सेशन। अब हम जल्दी से आ जाते हैं सेक्शन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हो जाइए रेडी, सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। और सेक्शन 3 में पहले हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट 1 और सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट 2 जो दिए गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्रीमिया युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ब्रिटिश घायल सैनिकों की जो केयर की थी, तो उनकी टीम के अंदर कुल कितनी नर्सेज थी, और इसका राइट आंसर है 38 नर्सेज। क्वेश्चन सेकंड था यूटेरोटॉनिक ड्रग कैटेगरी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। अगर हमारे पास ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तब सेकेंड ऑप्शन के रूप में हम मीसोप्रोस्टोल देते हैं, और अगर मीसोप्रोस्टोल और ऑक्सीटोसिन दोनों नहीं हो तब हम ऑप्शन के रूप में इर्गोमेट्राइन को चूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कौन से देश में हुई थी, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इंग्लैंड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, जबकि उनका बर्थ इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 था निम्न में से कौन सी बुक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नहीं लिखी है, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एरा ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। बाकी के तीनों ऑप्शन है उनमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लिखी हुई बुक्स के नाम है एरा ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नहीं लिखी थी। और टेस्ट 1 का 5वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण फ्लोरेंस नाइटिंगेल के व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है, और इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबोव यानी उपरोक्त सभी। हम सब जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अच्छी नर्स थी। अच्छी नर्स होने के साथ साथ वो एक समाज सुधारक भी थी, और वो एक अच्छी स्टेटिशियन यानी सांख्यिकी विद भी थी। को वीडियो फर्स्ट में बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पाई एरिया डायग्राम की भी खोज की थी, जो एक प्रकार के पाई चार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से यूटेरोटॉनिक ड्रग का सही जोड़ा नहीं है। दो पेयर दे रखे हैं ऑप्शन में, और उसमें सबसे राइट आंसर होगा डी, मिफेप्रिस्टोन सेंटक्रोमेन। देखिए इस पेयर के अंदर मिफेप्रिस्टोन तो राइट है, लेकिन जो सेंटक्रोमेन लिखा हुआ है वो एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो छाया के नाम से आती है, जो वीक में एक बार लेनी होती है, उसके अंदर ड्रग होती है सेंटोक्रोमेन। ये यूटेरोटॉनिक ड्रग्स नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था,
12 मई को हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं। और आपने जीवनी में ये जरूर नोट किया होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पूरी जीवनी 18वीं शताब्दी के आसपास चलती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 12 मई 1820। क्वेश्चन नंबर 8, AMT-SL के दौरान लगाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की सही डोज है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 IU। देखिए, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो 1 ml एम्पूल में आता है, और एक एम्पूल के अंदर 5 IU के इक्वल डोज होती है। तो हमें AMT-SL में टोटल 2 एम्पूल का यूज करना है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया 10 IU, 10 इंटरनेशनल यूनिट, जो 2 ml के इक्वल होगा। क्वेश्चन 9 में सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट पहला में आपको पूछा गया था कि निम्न में से कौन से देश में विश्व का पहला नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया गया था, और इसका आंसर होगा बी, इंग्लैंड। आपको याद होगा, हमने पहले वीडियो सेशन में देखा था कि सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल स्थापित किया गया था, और लंदन इंग्लैंड के अंदर स्थित है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ष में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसका राइट आंसर है ए, 1907 में। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 2, और इसका पहला क्वेश्चन था, सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैंप की उपाधि किसने प्रदान की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश घायल सैनिकों ने। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन से शहर में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है, और इसका भी राइट आंसर है ए, ऑप्शन न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी ड्रग एंटी फंगल नहीं है? ABCD में से ऑप्शन बी वाली ड्रग्स कॉट्रीमोक्साजोल एंटी फंगल नहीं है। आपको मैंने बताया था कॉट्रीमोक्साजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था, नेशनल स्टूडेंट नर्सेज इस दिन मनाया जाता है, और इसका आंसर बी होगा 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था, निम्न में से WHO का सही स्थापना दिवस है, और इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 1948। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके स्थापना दिवस को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया था कि 2022 में सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कौन सी जन्म वर्षगांठ मनाई गई थी, और इसका राइट आंसर होगा बी, 202वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं, इन्फेंट में ओरल थ्रस्ट के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी ड्रग है, और इसका राइट आंसर होगा निस्टेटिन। निस्टेटिन एंटी फंगल ड्रग है, और इन्फेंट के अंदर जो ओरल थ्रस्ट होता है, जिसे हम कैंडिडियासिस के नाम से भी जानते हैं, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। तो अब सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट का दूसरे पार्ट का 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत इस दिन की गई थी। इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ये आंदोलन तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत महिला दिवस के दिन की गई थी, और शायद झुंझुनू वालों को पक्का याद होगा कि ये जो शुरुआत की गई थी, इस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी झुंझुनू आए थे, और झुंझुनू से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था, विश्व में सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, और इसका सही आंसर होगा ए, पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का आविष्कार किया गया था, और इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रति वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को यह दिवस मनाया जाता है, और इसका आंसर होगा बेटी दिवस। सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के डीएनए फंक्शन को बाधित करती है, और इसका राइट आंसर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी।
जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से किस संस्थान का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था यूएनओ और यूनिसेफ इन दोनों का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, बाकी तीनों जो ऑप्शन है उनके हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। क्वेश्चन 14 डिस्कस करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और इसका सही ऑप्शन होगा सी, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारती है। इसको मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने वाली एंटीबायोटिक को ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक मुख्य रूप से बैक्टीरियोस्टेटिक है लेकिन बहुत अधिक उच्च सांद्रता में उपयोग करने पर वह बैक्टीरियोसाइडल का काम करती है? और इसका राइट ऑप्शन होगा एरिथ्रोमाइसिन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सेशन में हम पहुंच गए हैं सेक्शन 3 की तरफ, और ये हमारा सेक्शन है परफेक्ट पंच। इसमें हम आपके सामने लेके हाजिर है 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान में पोलियो का लास्ट केस कब आया था और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति में डोनेट की गई आई का कौन सा पार्ट ग्राफ्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप बताएंगे कि सब सेंटर का नया नाम क्या रखा गया है? और आज के परफेक्ट पंच का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, चिकन पॉक्स के पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीवाणु का नाम क्या है? ये थे आज के 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा की कॉन्सेप्ट सेशन नंबर 3। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज के सेशन से आपको सफलता वाली तैयारी करने में अच्छी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। मिलते हैं एक और धाकड़ पावरफुल डेटा वसूल वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कीजिए धाकड़ मेहनत और पूरा प्रयास, फिर देखना सफलता खुद चलकर आएगी आपके पास। थैंक यू।